हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज अपन करने जा रहे हैं छंद। क्लास 12th की हिंदी साहित्य का एक टॉपिक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपके छंद जो है वो 2 क्लास में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद के जो विभिन्न अवयव हैं वो एक एक करके हम देखेंगे, और उसके बाद हमारी परीक्षा के लिए जो सिलेबस में हमारा निर्धारित छंद है उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या है। हालांकि डायरेक्टली आज तक कभी छंद की परिभाषा तो नहीं पूछी, लेकिन इसके जो अवयव जो इसमें आएंगे ना, उससे रिलेटेड कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए उसका हम अलग से एक अभ्यास कर लेंगे। तो शुरुआत इसकी परिभाषा से करते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जिस काव्य में एक्चुअली छंद जो है वो काव्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, और छंद के सौंदर्य को बढ़ाने मतलब काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उसमें जो है वो छंद की जो विभिन्न अंग होते हैं, अवयव होते हैं, उन सभी का ध्यान रखते हुए छंद का निर्माण किया जाता है। तो क्या यह परिभाषा इसकी ये होती है कि काव्य में वर्ण कुछ इसके अवयव है, जैसे वर्ण जिसे हम अक्षर भी कहते हैं। उसके बाद इसकी मात्रा, फिर यति। यति का मतलब होता है हल्का सा ठहराव। जो छंद की पंक्ति होती है उसमें चरण होते हैं छंद के, अपन आगे पढ़ेंगे ये सारी चीजें। तो एक चरण से दूसरे चरण के बीच में जो हल्का सा जो ठहराव आता है उसे यति कहते हैं। फिर आता है गति। गति का मतलब होता है उल्लय जो है उसका, है ना, उसको। और अंत में आता है इसमें तुक। चरण के अंत में, चरण मैंने एक पंक्ति, तो पंक्ति के अंत में जो तुक आता है, इन सभी चीजों का ध्यान रख करके जिस काव्य रचना का निर्माण किया जाता है वो छंद कहलाता है। एक बार फिर से कि किसी काव्य पंक्ति में जब वर्ण, मात्रा, यति, गति और तुक का ध्यान रख करके काव्य रचना की जाती है तो वो छंद कहलाता है। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको वर्ण ध्यान रखना है, मात्रा, यति, गति और तुक, ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, चीजें हमें पढ़नी है। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? ये छंद कहलाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। तो ये जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इसमें हम यहाँ देखेंगे कि अब वर्ण क्या है, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। अभी हमने जो चीजें देखी उसमें जो इसके अवयव हैं उसमें एक पहला है वर्ण, उसके बाद फिर दूसरा है इसकी मात्रा, फिर हम देखने वाला है इसकी यति, फिर गति और फिर अंत में तुक। तो वर्ण जो है उसको हम देखेंगे, ये 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, और ये हमारे हिंदी कंपलसरी के जो व्याकरण, भाषा व्याकरण वाला टॉपिक है उसमें भी आता है। तो यहाँ हम जब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हिंदी साहित्य में भी प्रश्न बनता है इसलिए कह रहा हूँ। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब स्वर की बात करें कि हिंदी में स्वर जो है वो 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ और हाँ, बस ये। तो ये हो गए हमारे स्वर। अब देखो टोटल 11 हो गए, और 11 में से भी एक बार यहां लिखा मैंने आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर। 11 में से भी फिर इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ। ह्रस्व स्वर यानी लघु स्वर जिसे अपन कहते हैं, और एक होता है दीर्घ स्वर जिसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व और दीर्घ। तो यहाँ जो है ना, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, री है, और ये तो माने जाते हैं ह्रस्व या फिर हम इसे लघु स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में आएगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये माने जाते हैं दीर्घ स्वर। तो अब आपको स्वर समझ में आ गया। हम आगे देख लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन जो है बच्चों, यहाँ पे देखना आप कि हाँ, स्वर ये मैंने आपको 2 भागों में बता दिया संक्षिप्त में। लघु या फिर इसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री, 4 होते हैं। और दीर्घ होते हैं आ, बड़ा बड़ा आ होता है, फिर बड़ी ई, फिर बड़ा ऊ, फिर ए। ध्यान रखना ये जो ए है ना ये दीर्घ में जाएगा। आई, ओ, औ, ये 7 होते हैं। तो 7 और 4 टोटल 11 स्वर हो गए। अब देखो, अब बात करेंगे हम व्यंजन की। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। ये 33 व्यंजन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और 33 व्यंजन
प्लस 11 स्वर मिला करके टोटल जो है वो 44 वर्ण होते हैं। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है, अनिवार्य में भी आ सकता है और साहित्य में भी, कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं। अगर स्वर पूछा जाता है तो 11, व्यंजन पूछा जाता है तो 33, लघु कितने हैं, दीर्घ कितने हैं ये भी हमने देख लिया, और केवल अगर व्यंजन पूछा जाता है तो 33। अब इसमें देखो व्यंजन में क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क है तो इसमें हलंत लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर शामिल नहीं है, और प्लस करके अगर हमने इसमें अ स्वर जोड़ा तब ये हो गया क। अब ये फिर से वापस क, और फिर अगर इसमें हमने आ की मात्रा जोड़ी तो ये हो गया का। तो इस तरीके से ये वर्ण बनते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, और अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा अगला जो है वो मात्रा। ठीक है, अब हम देखो काव्य की जो विभिन्न छंद के जो विभिन्न अंग होते हैं उसमें से वर्ण कंप्लीट पढ़ चुके हैं। दूसरा जो हमारा जो अंग है वो है मात्रा। मात्राएं भी बच्चों दो प्रकार की होती हैं। वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा कहते किसे हैं कि जो जब वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो किसी में कम समय लगेगा, किसी में ज्यादा समय लगेगा। तो ये जो समय लगता है ना, इसी को मात्रा कहते हैं, या इस समय के आधार पर ही मात्रा का निर्धारण होता है। जैसे क का, तो क में कम समय लगा तो एक मात्रा, का तो दो मात्राएं। तो मात्राएं हमेशा दो होती है, एक और दो, एक और दो ऐसे चलती है। इसको मैं विस्तार से समझा दूंगा, चिंता मत करें। पर कहते किसे मात्रा, तो ध्यान रखना कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को हम क्या कहते हैं बच्चों, मात्रा कहते हैं। आया क्लियर। अब देखो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं अगर पूछा जाता है तो बच्चों मात्राएं दो प्रकार की होती है। और यहां से बोर्ड में एक प्रश्न आया था 2023 में, प्रश्न ये पूछा था कि लघु और दीर्घ मात्रा का चिन्ह क्या होता है, लिखते कैसे हैं। तो देखो जो एक मात्रा होती है ना उसको तो ऐसे लिखते हैं, ये खाली खड़ी पहिया से, ये एक मात्रा है। और जो दो मात्राएं होती है उसको इस तरीके से लिखते हैं। ये दो मात्राओं का सिंबल है, ये दो मात्राओं का चिन्ह है, और ये एक मात्रा का चिन्ह है। तो मात्रा हमेशा दो ही होती, एक और दो। अगर एक है तो उसको ऐसे लिखेंगे, अगर दो है तो उसको ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे क तो इसके ऊपर कितनी मात्रा है, एक मात्रा है। का तो इसके ऊपर कितनी मात्रा है, दो मात्रा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला की आ गया, अब पूछा जाए कि यहाँ पे कितनी मात्रा है, तो यहाँ पे दो मात्रा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए के लिखा तो अब यहाँ पे कितनी मात्रा है, तो यहाँ पे भी दो मात्राएं हैं। तो इस तरीके से ये मात्राएं एक और दो, एक और दो, तो दो मात्राएं हो गई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं बच्चों, हम यहाँ पे देखने वाले हैं यति। तीसरा हमारा अंग है छंद का, वो है यति। यति में क्या होता है कि जो काव्य पंक्ति होती है उस काव्य पंक्ति के बीच में एक हल्का सा विराम होता है। जनरली हम इसे कॉमा लगा करके करते हैं, तो कॉमा में हल्का सा विराम जो ठहराव आता है उस ठहराव को हम यति कहते हैं। परिभाषा देखो कि किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में, चरण का मतलब पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति के अंत में जो विराम आता है वह यति कहलाता है। कैसे, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखिए कि रहीमन पानी राखिए। अब यहाँ पे देखो ये कॉमा है, यहाँ पे जो कॉमा है बच्चों ये कॉमा ही यति कहलाता है। रहीमन पानी राखिए, ये अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट के लिए थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। तो यहाँ जो है ना ये पंक्ति पूरी हुई, ये एक चरण पूरा हुआ। यहाँ तो आएगा खड़ी पाई, यहाँ तो आएगा खड़ी पाई, जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। लेकिन यहाँ जो पॉइंट कॉमा जो लगा है ना, ये कॉमा ये यति है। यति मैंने हल्का विराम है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, हल्का सा रुकेंगे, ये यति कहलाती है। स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा गति है। तो गति का मतलब होता है लय। गति किसे कहते हैं, लय। प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ना, काव्य में संगीतात्मकता या ध्वन्यात्मकता लाना जो है वो गति के कारण होता है। गति का मतलब एक पढ़ने का तरीका, कहाँ ऊपर चढ़ना है, कहाँ नीचे, कहाँ ज्यादा दबाव देना है, कहाँ हल्का दबाव देना है, लय उत्पन्न करना, संगीत उत्पन्न करना, एक गति उत्पन्न करना, वो गति कहलाता है। जैसे बरखा काल मेघ नभ छाए, तो ऐसे जो टेक लेना, ऊपर चढ़ना, नीचे, तो ये गति कहलाती है। पढ़ने की एक स्पीड जिसे हम कहते हैं, तो ये हो गया गति।
और अब हम देखेंगे कि तुक अंतिम हमारा है। छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहा जाता है। मतलब जैसे अंतिम पंक्ति है ना, तो पहली अंतिम पंक्ति का अंतिम जो वर्ण है उसकी ध्वनि और दूसरी पंक्ति के अंतिम वर्ण की ध्वनि, ध्वनि अगर सेम है, समान है, तो वो तुक कहलाता है। जैसे दीपक के जीवन में आली, फिर भी है जीवन की लाली। तो यहां देखिए ली और यहां पर भी ली, तो ई की ध्वनि आ रही है दोनों में, तो ये हो गया तुक, इसे कहते हैं तुक। तो अभी तक देखो हमने क्या पढ़ा कि हमने छंद की परिभाषा पढ़ी। क्या परिभाषा है कि काव्य पंक्ति में जब उस वर्ण, मात्रा, यति, गति और चरण के अंत में तुक का ध्यान रख करके काव्य पंक्ति का निर्माण किया जाता है तो वो छंद कहलाता है। और एक एक करके सारी चीजें भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते आए हैं। अब देखो चरण क्या है, एक चरण भी ये पूछा कि भाई चरण क्या है, तो चरण होता है छंद की पंक्ति को चरण कहा जाता है। इसे पद भी कहते हैं, इसे पाद भी कहते हैं। तो एक चरण जो होता है, एक पंक्ति जो होती है वो चरण कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक गण जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलग से थोड़ा सा समझाऊंगा। इसका एक सूत्र है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर एक सूत्र याद कर लिया तो आप इसके जो गण है ना, आठों 8 गण वो आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न बनता है। और जब हम छंद लिखेंगे, जैसे मान लो गीतिका, हरि गीतिका, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कौन सा गण है, ये सारी चीज़ें, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट मैं आशा करता हूँ बच्चों ये टॉपिक आपको अभी तक समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। आपके जो भी सहपाठी हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, तो आप उन्हें शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर बाकी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। हमारी लाइव क्लास भी आती है बच्चों एवरीडे शाम को 8 बजे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से पूरा कोर्स आपको वहां पे सिलेबस मिल जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।